नमो तस्स म्हणा पहिले. हो हो. नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस. नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस. नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस. देश छोड़ जाने का सुझाव. दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई. इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो. जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे. सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे. वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था. जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उसके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी. यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था. लेकिन जिस अल्पमत में उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी. उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना. अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए. इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय लिया था. दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके. कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे. जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाह कर सकते हैं. आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा. मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा. मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा. सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी. यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे, तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे. सिद्धार्थ का उत्तर था, निस्संदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है. शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है. सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है. इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा, और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्य की ओर भी अधिक घटा दे. सेनापति को क्रोध आ गया. वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा. तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना ही होगा. शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा. लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है. संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है. इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं. सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं. इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था. पहली, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था. फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था. अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था.
पहली बात, वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था, वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करे, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दे, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करे। वे निर्दोष है, अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे और चाहे देश से निकाल दे, आप जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से इस स्वीकार कर लूंगा। और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूंगा। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्णन करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु इसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरकस अनुमति प्राप्त करके प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के प्रमुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता ही लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने, जो भी युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से पहले, बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी है और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेंगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव ना पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति की अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ।
और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेंगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्या लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रज्ञापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा शतरानी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष ना हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या कि वे इसे देशद्रोह ना समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरे प्रव्रज्या का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रव्रज्या भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की भी अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रव्रज्या ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मुक्त थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरा प्रव्रजित होने का निश्चय कैसा लगा? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी? निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो।
सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कभी नहीं जाना थी कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से संभवित थी और इतनी अधिक उदारशया थी। आज ही इसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया।